गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का कुसमुंडा HSIS एकेडमी पर स्वागत है। हम जो है हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज हमने शुरू की थी। उसके अंतर्गत हमने अगस्त महीने का और सितंबर महीने का और अक्टूबर महीने का पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया था। इस सीरीज के अंतर्गत हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो एक क्विक रिवीजन जो है हम ले लेते हैं। हरियाणा साहित्य अकेडमी के विभिन्न पुरस्कारों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कविता कौन सी कविता, 3 टुकड़ा सूरज वाली कविता किसने लिखी थी? शर्मिला ने। ये कविता शर्मिला ने, डॉक्टर जो है शर्मिला ने लिखी थी। आप इनको रिलेट करके याद करिएगा तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद कहानी, फिर वही पहली रात। कहानी कौन सी बढ़िया थी? फिर वही पहली रात। किसने लिखी थी? विजय विभोर ने। किसने? विजय विभोर ने, ठीक है। उपन्यास, पल जो यूं गुजरे, किन्होंने लिखा था? लाजपत राय, ठीक है। निबंध, मुफ्त बातों के मुफ्त लाल। निबंध में मुफ्त बातों के मुफ्त लाल किन्होंने लिखा था? भाई पंकज शर्मा ने। जीवनी में हरियाणा शिखर महिलाएं। भाई किसकी जीवनी बढ़िया है? महिलाओं की जीवनी बढ़िया है। हरियाणा शिखर महिलाएं, ठीक है। किन्होंने लिखा था? डॉक्टर अशोक कुमार, ठीक है। बाल साहित्य में बाल उड़ान किसने लिखा था? ये लिखा था महेंद्र सिंह सागर, ठीक है। यात्रा वृतांत, काले पानी का सफेद सच, ये किन्होंने लिखा था? बलजीत सिंह। देखिए आप इनको कैसे भी करके आप इनको मतलब जोड़ कर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा था यादों का झरोखा। ये किसने लिखा था? ये लिखा था झज्जर से डॉक्टर जय भगवान शर्मा ने, ठीक है। और लोक कला सिरमौर, निहाल चंद शिवचरण, ये किसने लिखा था? सोनीपत की रामवीर ने। सोनीपत से है रामवीर, उन्होंने लिखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट एड बॉक्स की जो सुविधा है, अब वो हमारे प्रदेश के जो स्कूलों में जो है दी जा रही है, और इसके लिए जो साइंस का टीचर है उसको इंचार्ज बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा YMCA यानी JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो स्टूडेंट्स को फेलोशिप देने के लिए एक योजना चलाई है, और किसके साथ सहयोग करके? इंडियन ऑयल के साथ सहयोग करके। चलिए उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अभियान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने DC रेट में जो संशोधन किया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। भाई DC रेट कौन तय करता है? वो भी हमने पढ़ा था, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। उसके अलावा हमने दृश्या जो ये कंपनी का गठन किया गया है ड्रोन जो पॉलिसी के तहत ड्रोन के रेगुलेशन के लिए, तो वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका कौन होता है? सीएम जो है इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो मुख्य सचिव यानी कि विजयवर्धन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो 10 डायरेक्टर हैं वो भी हैं, ठीक है भाई। चलिए अब जो आज का करंट अफेयर है हम उसको शुरू कर लेते हैं। चलिए देखिए भाई, एक स्कीम है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ठीक है। 5 अक्टूबर 2021 को लगभग सभी जिलों में ये इस योजना को लागू करने की जो है मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? देखिए कृषि, बागवानी और इसके अलावा जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं, भाई ये सारे प्रोडक्ट में प्रत्येक जो जिला है हमारा उसको एक्सपर्टीज हासिल करवाई जाएगी कि भाई आप जो है एक प्रोडक्ट ले लीजिए और उसमें क्या है अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, बिल्कुल ठीक है। उसके उत्पादन पर ध्यान देना है कि कितनी जो है उन्नत गुणवत्ता के बीजों का चयन करें और उसके उत्पादन में बढ़िया से बढ़िया जो तकनीक है उसका प्रयोग करें। और आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, और इसमें आपको महारत हासिल करनी है। इससे क्या होगा? इससे एक तो भाई ये होता है ना कि किसी जगह की कोई चीज फेमस हो जाती है, और फिर इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हम विदेशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारे किसानों की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री का जो सपना है 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, तो उसके तहत ये एक जो है स्टेप लिया गया है, ठीक है। बल्कि हरियाणा सरकार तो इससे एक कदम और आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना पर भी काम कर रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट से भी आगे चल करके हम ब्लॉक के स्तर पर हम एक्सपर्टीज हासिल करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट हम लेंगे और उसमें जो है बेहतर से बेहतर उत्पादन करने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब सारे तो मे भी याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ कुछ याद कर सकते हैं। जैसे पानीपत को जैसे गाजर दी गई है, सोनीपत को भी मटर दी गई है ना, पंचकुला को अदरक दिया गया है, गुड़गांव को आंवला दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जींद को मुर्गी पालन दिया गया है। इस प्रकार से जो ये प्रोडक्ट हैं, कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, ये जो है ये दिए गए हैं भाई प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। चलिए, अगली जो हमारी स्कीम है, देखिए भाई, जो शेड्यूल कास्ट होती हैं और एक होती है शेड्यूल कास्ट और एक होती है शेड्यूल ट्राइब। तो हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब तो है ही नहीं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब जो है वो हरियाणा में है ही नहीं। अब शेड्यूल कास्ट है हरियाणा में, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या सुविधा प्रदान करती है, उनके मकान बनवाने के लिए और उनके मकानों की यदि जो है टूट फूट हो गई है तो मरम्मत देने के लिए धनराशि प्रदान करती है। लेकिन क्या होता है कई बारी कि जो है इनके जो विवाद भी उत्पन्न होते हैं। कई बार क्या होता है कि कागजों में तो आपको प्लाट वगैरह जो मकान बनाने के लिए धनराशि वगैरह आवंटन कर दी गई है, लेकिन वास्तविक रूप में उसको मिली ही नहीं है, तो शिकायत कहाँ पे करे वो बंदा। तो उसकी शिकायत के लिए एससी के लिए जो आवास योजना, आवास निर्माण योजना और मरम्मत योजना के तहत इनकी शिकायत निवारण के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है, एक अलग से अधिकारी का गठन किया गया है और इनके लिए अलग से एक पोर्टल का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए, हरियाणा सांझी उत्सव। हरियाणा सांझी उत्सव जो है, हरियाणा सांझी उत्सव, ये जो है एक हफ्ते तक भी 17 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो है मनाया गया। देखिए सांझी आपको, आप क्योंकि हरियाणा के यदि आप निवासी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा भाई, हम भी जब छोटे छोटे थे तो गांव में विशेषकर, शहरों का नहीं पता है लेकिन गांव में विशेष रूप से सांझी डलती थी, मतलब गोबर से डलती थी। उसमें पहले ही जो है मिट्टी के सितारे वितारे उन पे कलर करके जो है चिपका देते थे, उसको देवी माँ का रूप मानकर पूजा करते थे। लेकिन आपने देखा होगा आज गाँव में भी वो कल्चर जो है ना वो एकदम से विलुप्त तो हो गया है। मतलब अब कहाँ डालते हैं, तो गाँव में भी नहीं डालते हैं, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि वे डालते हैं। तो इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश ने भी अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, विलुप्त होती जो संस्कृति है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और अपनी जो है इसको पहचान दिलाने के लिए ये जो हरियाणा सांझी उत्सव है ये मनाया है भाई पहली बार, ठीक है। तो कब 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक ये कहां पर इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र में। विरासत हेरिटेज विलेज, ये अगर ये पूछा जाए विरासत हेरिटेज विलेज कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में भी। तो यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, सामूहिक जो है नृत्य गान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनियां हुई, विभिन्न प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उनकी टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से ये दिखाया गया कि अपने कल्चर को जो है बचाना चाहिए, सहेजना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भाई 7 अक्टूबर को नॉर्वे में, नॉर्वे के ओस्लो में, नॉर्वे देश है, नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन में भी स्कैंडिनेविया की कंट्री है, मतलब जो बिल्कुल जो उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री की लाइन पर जो देश आते हैं भाई, वहां पे ये बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है। तो यूरोप का एक कंट्री है और उसमें ओस्लो नामक जगह पर क्या हुई है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर 7 अक्टूबर को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान हरियाणा की जींद निवासी अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जो है लाया है। अंशु मलिक भाई 20 वर्षीय अंशु मलिक है, ये जींद की रहने वाली हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है। खास बात क्या है कि सिल्वर मेडल लाने वाली
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाने वाली ये पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई है। देखिए, इसके पहले भी जो महिला रेसलर हैं, जैसे कि गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, वही विनेश है और पूजा ढांडा है, इन्होंने भी मेडल लाया है, लेकिन ये कांस्य पदक लेकर के आई थी, ब्रॉन्ज मेडल। और अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो बजरंग पूनिया और सुशील कुमार ने यहाँ पर मेडल लाए हैं। सुशील कुमार ने 2010 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया था। ठीक है, चलिए भाई, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हरियाणा में अक्सर एग्जाम्स में डे जो है वो पूछ ले जाते हैं, तो कुछ खास खास डे होते हैं, वो दिन और उनकी थीम हमें याद रख लेनी चाहिए। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है भाई? 8 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसकी थीम अगर पूछ ली जाए तो इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ थीम क्या है इसकी? मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है इसकी थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। भाई, जो है हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन आज के समय में जितना मतलब युवाओं में जितना तनाव है, जितना मतलब स्ट्रेस है, तो उसके तहत मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई, फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए आप योगा, थोड़ा बहुत देर जो है एक्सरसाइज या जो है अपने आप को टाइम देना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, लेकिन मेंटल हेल्थ पे आप जरूर से भी जरूर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में जो भिवानी जिला है तो उसमें तोसाम जगह है और वहां पे पहाड़ियां हैं, तो वहां पे क्या होता है? खनन का कार्य होता है। तो वहां पे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही हमने सुना था कि वहां पे जो है खनन के दौरान दुर्घटना भी हुई है। लेकिन इस महीने में जो न्यूज है वो ये है कि वहां पे एक मुंड रूपी प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति जो है पाई गई है। मुंड रूपी पत्थर की मूर्ति जो है, प्रतिमा पाई गई है। कहां पाई गई है? याद रखिएगा, तोशाम में। तोशाम में ये कुछ पुरुष जैसी लगती है, पुरुष की, जैसे पुरुष की मूर्ति है भाई। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि हाल ही में एक मुंड रूपी प्रतिमा या एक पत्थर की मूर्तिमा कहां पर पाई गई है, तो तोसाम में पाई गई है, भिवानी के तोसाम स्थित पहाड़ी में पाई गई है। ठीक है, और इसके पहले भी यहाँ पर जो है वो भगवान जो वामन है, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी प्राचीन मूर्तियां यहाँ से पाई गई हैं। इसके अलावा भी भाई ये जो जगह है वो फेमस है किसके लिए? भाई, ये जो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो इसी पहाड़ी पर जो है बिताया था। और ऐसी भी मान्यता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे तो यहाँ पर जो है कचहरी चलाते थे। उनका महल था यहाँ पे और वो यहाँ पे कचहरी चलाते थे। उनके महल को यहाँ पे नाम दिया गया है बारादरी। ठीक है, बारादरी है भाई। इसके अलावा भाई यहाँ पे कुछ जिक्र आता है कि कुछ कुंडों के ऐतिहासिक साक्ष्य पाए गए हैं। यदि पूछ लिया जाए कि इस प्रकार के जो कुंड हैं तो कहां पर इनके ऐतिहासिक साक्ष्य पाए गए हैं, तो मैं लिख देती हूँ अशोक चक्र। दूसरा है पंचतीर्थी कुंड और है गयारसिया कुंड। ठीक है, तो अशोक चक्र, पंचतीर्थी कुंड, गयारसिया कुंड, वे इनके ऐतिहासिक तथ्य भी यहाँ पे, साक्ष्य भी यहाँ पे इस पहाड़ी पे पाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अब देखिए फिर से जो है वो जो परिवार पहचान पत्र योजना है ये सुर्खियों में है। बार बार जो ये योजना है वो सुर्खियों में बनी रहती है। तो इस योजना को आप अच्छे से जो है बार बार हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस बारी क्या है कि 1 नवंबर तक जो है सीएम ने कहा है कि सभी डिपार्टमेंट्स, हरियाणा सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स जो है इस योजना से अपने आप को जोड़, इस परिवार पहचान पत्र से अपने आप को जोड़ लेंगे। क्योंकि अब जो लाभ मिलेगा ना तो वो केवल और केवल इस पत्र की, इस आईडी की हेल्प से मिलेगा। हर एक परिवार को एक आईडी, मतलब परिवार को एक सिंगल एंटिटी मान लिया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे भाई मुझे फॉर्म भरना है तो मैं अलग से अपना ब्यौरा दूंगी, मेरे भाई को भरना है तो वो अलग से अपना ब्यौरा देगा। अब ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर आप स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं या कोई फॉर्म भी फिल करते हैं तो जैसे आपको होता है ना कि नौकरियों में भी तो आरक्षण है, स्कूलों में भी तो आरक्षण है, स्कूलों में सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। तो पहले कितना तामझाम होता था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ आपको एक परिवार आईडी, जो आपकी फैमिली आईडी है वो दिखानी पड़ेगी। फटाफट से आपका जो एडमिशन हो जाएगा, फटाफट से जो आपके सारे जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये जो है बहुत ही जल्द से। और इससे एक लाभ ये भी होगा कि जो फर्जी लाभ लेने के लिए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते थे तो अब उनमें जो है बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि 1 नवंबर से केवल और केवल इस कार्ड की हेल्प से ही सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके तहत ना 14 अंकों की एक विशिष्ट फैमिली आईडी जो है प्रदान की जाती है। और इसके अलावा जो है इसमें आपको जो डाटा है वो बिल्कुल जो है प्रमाणित किया हुआ होता है, विश्वसनीय डाटा जो है सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है गुरुग्राम में हाल ही में हेली हब का निर्माण किया जाएगा। इसके पहले भी देश में 4 हेली हब स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसके पहले जो 4 हेली हब हैं वे कहां कहां स्थापित किए जा चुके हैं। हेली हब देखिए भाई, दिल्ली में, जुहू महाराष्ट्र में, ये है आपका बेंगलोर में, और ये है आपका असम के गुवाहाटी में। तो यहां पर इन 4 जगह जो है, इन 4 जगहों पर पहले ही जो है हेली हब स्थापित किए गए हैं। भाई दिल्ली में, ठीक है, जुहू बीच सुनते हैं ना हम, जुहू बीच मुंबई का, तो वो महाराष्ट्र में, और ये यहाँ पे बेंगलोर में, और यहाँ पर ये असम मतलब गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। तो 5वां जो हेली हब है वो अब अपना गुरुग्राम में स्थापित होने वाला है। गुरुग्राम में स्थापित होने वाला हेली हब जो है वो 5वां हेली हब है। तो इसमें क्या होगा कि जो नई हेलीकॉप्टर नीति आई थी ना तो उसके तहत भाई यहाँ पर जो आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे यदि मान लीजिए रिफ्यूलिंग करवानी है हेलीकॉप्टर को तो वो भी हो सकेगी, पार्किंग हो सकेगी, और मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है तो उसकी मरम्मत भी भाई यहाँ पे हो सकेगी। ठीक है, चलिए देखिए भाई, नई शिक्षा नीति जो है पिछले वर्ष जो है पूरे चर्चा में रही है। तो नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश ऐसा पहला जो है राज्य बन गया है जिसमें टीचर एजुकेशन में, क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें टीचर एजुकेशन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है कि जब तक हमारे टीचर वेल ट्रेंड नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी इतने कुशल जो है नहीं होंगे। तो इसलिए इस शिक्षा नीति को फॉलो करते हुए हरियाणा प्रदेश ने, ठीक है, हरियाणा प्रदेश ने अध्यापक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कैरिकुलम है उसको शामिल कर लिया है। 4 साल का जो बीएड कोर्स है उसको भी जो है इस नई शिक्षा नीति के तहत शामिल करते हुए जो है हरियाणा प्रदेश ने क्या किया है, इन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट इन एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। भाई इस जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की गई है, कहां पे की गई है, तो ये अपने जो है कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में। कहां पे? कुरुक्षेत्र और जो है गुरुग्राम में। तो इसी स्तर से जो है विद्यार्थियों को जो 4 साल का जो बीएड कोर्स होता है तो इसी स्तर से विद्यार्थियों को जो है इसमें एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो है बेहतरीन जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है उनको देखते हुए जो है बेहतरीन तकनीकों को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा भी कि अध्यापक जो है किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है,
ये ऑफ है भाई। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, ठीक है। चलिए देखिए भाई, हम बार बार कहते हैं कि हमने जो है कार्बन एमिशन कम करना है। क्यों करना है? ग्रीन हाउस जो गैस का प्रभाव है उसको कम करना है, क्योंकि ओजोन परत के लिए वो हानिकारक है। तो सारे देश मिलकर के जो है इसी जुगाड़ में लगे हुए कि कैसे न कैसे करके हम ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि भाई जो है एमिशन कम हो। इसलिए हम जो है पेट्रोल डीजल इन व्हीकल से शिफ्ट होने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। और इसी दिशा में बेहतरीन कदम उठाते हुए जो है ई ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। किसने? ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। किसने? भाई हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार में, हमारा जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है हिसार, उसमें भाई ऐसा यूनिवर्सिटी बन गई, ये ऐसी पहली जिसने ई ट्रैक्टर जो है इस पर अनुसंधान शुरू किया है। तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी से जो है बैटरी से चलेगा ये ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर जो है वो बैटरी से चलने वाला है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो इस बैटरी से हमारा जो ई ट्रैक्टर है वो चलने वाला है। और जो है ये इसकी जो स्पीड बताई गई है कि 23.17 किलोमीटर पर आवर, 23.17 किलोमीटर पर आवर। भाई 1 घंटे में अधिकतम जो है ये इतनी दूरी जो है तय कर लेगा। 23.17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी जो बैटरी है 9 घंटे में जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगी। और लेकिन यदि किसी को जल्दी करनी है तो उसके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए भाई हर हित स्टोर, ये भी चर्चा का विषय जो है बने ही रहते हैं। अभी हमने पिछले ही जो है करंट अफेयर सीरीज में अपना बात की थी कि हर हित स्टोर में क्या होगा, गांव में भी शहर में भी ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं इनका आवंटन किया जाएगा। भाई गांव में 3000 की जनसंख्या पर और शहर में 10,000 की जनसंख्या पर एक रिटेल आउटलेट यानी एक हर हित स्टोर खोला जाएगा। और इसमें किन को प्राथमिकता दी जाएगी? भाई SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को। देखिए वैसे तो सरकार ने 60 कंपनियों के प्रोडक्ट्स इनमें शामिल किए हैं। भाई मान लीजिए दुकान खुल गई है, अब इस दुकान में ना तरह तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, तो लगभग 60 कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो है सरकार ने इसमें जो है सूची में डाले हुए हैं। लेकिन प्राथमिकता किनको देंगे? भाई जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे और कुटीर उद्योग होते हैं, भाई उनको प्रोत्साहन देने के लिए है भाई ये स्कीम, ठीक है। तो जो हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे उत्पाद तैयार करती हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि उनके उत्पाद यहाँ पर अधिक से अधिक जो है रखे जाएंगे। इससे क्या होगा भाई, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा। उनके ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे तो उनमें क्या है, एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो बस यही है कि हमारे जो 70 से 71 स्टोर अब तक, मतलब अब तक अक्टूबर महीने तक 70 से 71 स्टोर जो है वो खोले जा चुके हैं। 71वां स्टोर जो है वो उसका सीएम ने जो है उद्घाटन किया था। तो बस इतनी ही है। बस ये है कि भाई इसके माध्यम से क्या होगा कि कौशल को बढ़ाना चाहती है हरियाणा सरकार की भाई आप स्किल जो है ना उसको सीखो, ठीक है, स्किल सीखो आप। और इसके लिए इससे रिलेटेड न्यूज ये भी है कि हमारे देश का जो पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय है, ये आप सभी को पता है कि देश का, ये पूरे देश का है भाई, पूरे देश में ऐसा पहला जो है ये विश्वविद्यालय है, देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय, कौशल विद्यालय। ये पलवल में है भाई, पलवल में कौन सी जगह पे? दूधोला पलवल के दूधोला गांव में ये देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय जो है खोला गया है, जिसमें जो है युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए हर हित स्टोर से संबंधित जो अपनी जो आय की सीमा है कि भाई किन लोगों को ये स्टोर जो है आवंटित किए जाएंगे, भाई कौन ये दुकान खोलने में प्राथमिकता हासिल करेगा? भाई जो बीपीएल फैमिली है, और उसकी लिमिट हमने बात करी थी कि 1,80,000 रुपए है, लेकिन पहले 20,000 थी और अब जो है इसमें बदलाव करके 1,80,000 रुपए किया गया है, ठीक है। चलिए
अगला पॉइंट है कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण। देखिए कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण की तीसरे राउंड की रिपोर्ट आई है भाई, और उसमें क्या बताया गया है कि जैसे पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो जो पॉजिटिविटी रेट है ना वो हमारी इंक्रीज हो गई है। पहले देखिए पहले राउंड में तो ये मात्र 8% थी, फिर दूसरे में ये 14.8% हो गई, लेकिन तीसरे में जो है ना ये 76.3% तक बढ़ गई पॉजिटिविटी रेट। अब ये क्या होती है पॉजिटिविटी रेट और ये सीरो सर्वे क्या होता है? देखिए भाई, जब कोई भी वायरस है, मान लीजिए कोई वायरस है हमारी बॉडी में, मान लीजिए अंदर मतलब हमें इन्फेक्ट करेगा, तो हमारे शरीर के अंदर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना, हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें बचाने के लिए है। अब जैसे ही कोई बाहरी जो दुश्मन, मानिए कि कोई दुश्मन हमारी बॉडी में एंटर करने वाला है, तो उसको पता लग जाता है कि कोई बाहर से खतरा आ रहा है, तो वो तुरंत ना एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी जो वो ना वो डेवलप कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उनसे लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और फिर हम उस बीमारी को जो है हरा पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वायरस का एक्सपोजर ज्यादा हो जाए, उनकी ज्यादा संख्या में वायरस अटैक कर दे, तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है और वो जो वायरस है उस पर हैवी होकर के और जो है हमारे सिस्टम पर कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। तो इसीलिए जो ये सीरो सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि भाई एंटीबॉडी देखा गया कि एंटीबॉडी कितने डेवलप होंगे। देखिए एक तो नेचुरल तरीके से ही एंटीबॉडी डेवलप होते हैं कि भाई मतलब हमारे शरीर के अंदर, मान लीजिए मैं एक हष्ट पुष्ट हूं, अब देखिए कोई बीमार व्यक्ति है और उसको वायरस ने अटैक कर दिया, अब वो तो उतने एंटीबॉडी नहीं डेवलप कर पाएगा ना, वो तो उसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उस पर वायरस ने अटैक कर दिया, लेकिन उसकी बॉडी तो एकदम स्वस्थ है, तो वो उसका जो हमला है वो झेलने में सक्षम है। अब उसने क्या है, खूब सारे एंटीबॉडी डेवलप कर लिए, तो उसमें क्या हो गया, उसमें तो अब उसने हराने की क्षमता पा ली। अब दोबारा फिर से अगर वो वायरस आएगा ना उस व्यक्ति के पास, तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है कि ये वाली बीमारी से हमें कैसे लड़ना है, तो वो पहले से ना तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो नेचुरल तरीके से भाई मुझे वायरस ने अटैक कर दिया, और एक है ना जानबूझकर टीकाकरण के माध्यम से। ये जो टीकाकरण होता है इसमें क्या सोचते हैं आप, क्या दवाई होती है? नहीं, इसमें जो वायरस होता है ना उसकी ही बहुत ही कमजोर फॉर्म, या तो वो लाइव होगा या फिर वो डेड फॉर्म में होता है कि मरा हुआ है और उसका प्रोटीन ले लिया थोड़ा सा, लेकिन या फिर वो डेड होता है कि बिल्कुल मतलब, या फिर वो लाइव होता है जिससे उसकी कमजोर स्थिति होती है, मतलब इतना ताकतवर नहीं होता वायरस, बहुत कमजोर जो है उसकी स्थिति होती है, और उसको आपकी बॉडी में जो है डाल दिया जाता है ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। वो इतना कमजोर होता है कि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना उसको मजबूत कर देगा। अब अगर मान ले कोई स्ट्रॉन्ग वायरस भी अटैक करेगा ना उसी उसका फॉर्म का, तो फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी होंगे। तो बस यही चेक करने के लिए कि जिनका हमने टीकाकरण किया है भाई, और जिन पर्सन का नेचुरल रूप से एंटीबॉडी डेवलप हो गए हैं, तो कितना जो है पॉजिटिविटी रेट देखी गई है, वे कितने बड़े हैं। तो यही है बस पूरा सीरो सर्वेक्षण। भाई हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि क्या है ये सीरो सर्वेक्षण, तो एंटीबॉडी की जो बढ़त है उसको देखने के लिए ये सीरो सर्वेक्षण जो है किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, आयुष्मान स्कीम जो है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है भारत सरकार की, और इस योजना के तहत देखिए ये स्कीम कब लाई गई थी, ये 2018 की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। इसमें जो है प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसमें 5 लाख रुपए तक का कवर होता है। स्वास्थ्य का जो बीमा होता है ना उसमें 5 लाख रुपए तक का जो है साल में आपका बीमा किया जाता है। ठीक है, मतलब साल भर के अंदर अंदर 5 लाख रुपए तक का जो है आपका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा। भाई सरकार के अंतर्गत जितने भी पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें जाकर के आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये गरीबों के लिए है भाई, जो व्यक्ति गरीब है और जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए ये स्कीम थी। लेकिन हाल ही में हरियाणा में क्या किया है कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो नंबरदार होते हैं तो नंबरदारों को भी इस स्कीम का लाभ जो है मिलेगा। उन्होंने घोषणा करी है कि भाई नंबरदार जो है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही है। बस इसमें याद रखना कि 5 लाख रुपए जो है आप प्रति वर्ष कैशलेस इलाज इसमें करवा सकते हैं। ठीक है, बस यही याद रखना, ये सीमा याद रखना, और ये किससे संबंधित है। चलिए, और ये भी पूछा जाए कि हरियाणा में कितने हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, भाई कितने हॉस्पिटलों को पैनल में रखा गया है, तो 612 हॉस्पिटलों को, भाई 612 हॉस्पिटलों को पैनल के अंदर रखा गया है, इनके आप यहाँ पर जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। चलिए, स्वस्थ हरियाणा ऐप, अगली जो हमारी करंट न्यूज है वो है स्वस्थ हरियाणा ऐप। कब लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई 19 अक्टूबर को। ठीक है,
तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन होगी क्योंकि दिन प्रतिदिन जो डिजिटलीकरण बढ़ रहा है भाई, किस लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए भी, लोगों को परेशानी ना हो। अब हम देखते हैं कि जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं उसमें इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है कि आप सुबह मॉर्निंग में जाके बैठोगे तो शाम तक भी नंबर नहीं आता है, अगले दिन क्या पता अगले दिन आपको दोबारा आना पड़ जाए। तो बस इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, तो उन्होंने जो है ये ऐप लॉन्च कर दिया है। इससे क्या होगा, हॉस्पिटल में जो लंबी लंबी लाइनें लगती है ना वो नहीं लगेंगी। आप है ना पहले ही अपना जो है आप अपना पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कि मुझे चेकअप करवाना है, जो भी बीमारी का इलाज करवाना है, तो आपको वो दिन बता देंगे कि भाई इस दिन आप आ जाना, आपका नंबर लग जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं भाई, उन सब के अंतर्गत जो है कौन डॉक्टर होंगे सारी जानकारी ऐप में होगी भाई, कौन सी ओपीडी है, इसमें कौन सी कितनी ओपीडी है ना। और नजदीक का जो ब्लड बैंक है उसकी भी आपको जानकारी होगी। मान लीजिए आपको खून की जरूरत है तो आपको सारी ऐप में इंफॉर्मेशन होगी कि भाई यहाँ पास में जो है ब्लड बैंक कौन कौन सा है। तो ये सारी सुविधाओं के लिए जो है ये ऐप है स्वस्थ हरियाणा ऐप। ठीक है, चलिए देखिए भाई, जो सैनिक होते हैं तो जब वो सर्विस करते हैं तो क्या होता है कि कई बार वो मतलब विकलांग हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है और इस प्रकार से उनकी बॉडी जो है विकलांगता की अवस्था में आ जाती है। तो जब सरकार जो है उनको एक धनराशि देती है, अनुग्रह राशि। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसको इंक्रीज कर दिया गया है भाई। यदि 20% विकलांग जो व्यक्ति हो जाता है सैनिक, तो उसको पहले यदि 20% विकलांगता थी तो पहले 5 लाख दिए जाते थे, और अब कितने दिए जाएंगे, अब दिए जाएंगे 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए। ठीक है, यदि 50% विकलांग हो गया है सैनिक तो पहले कितने दिए जाते थे, 10 लाख रुपए, और अब कितने दिए जाएंगे इसको, 25 लाख रुपए। ठीक है, और यदि 100% यानी कि पूरा ही व्यक्ति जो है ना वो विकलांग हो गया, वो पर वो भी इस स्थिति में नहीं है कि भाई वो अपना जो है भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को जो है पाल सके, तो ऐसी स्थिति में पहले कितने दिए जाते थे भाई, 15 लाख रुपए दिए जाते थे, और अब जो है वो उनको 15 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उनको 35 लाख रुपए जो है अब सरकार को दिए जाएंगे। बस एक बार देख लिया। वैसे कम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्या है कि हर न्यूज को एक बार देख तो लेना चाहिए ही, फिर उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट न्यूज है तो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। जैसे एक बार हमने सारी करंट अफेयर की न्यूज पढ़ ली, फिर हमारा जो ध्यान है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं फिर उनके रिगार्डिंग हम जो बार बार उन्हीं न्यूज को रिपीट करते हैं, उन्हीं फैक्ट को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लिया। ठीक है, चलिए भाई, हाल ही में हरियाणा प्रदेश को श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। तो केंद्र में कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। सेंटर में जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कृषि एवं सहकारिता मंत्री, तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। और भाई हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कौन है, जेपी जयप्रकाश दलाल। ठीक है, ये है। तो जो हरियाणा प्रदेश है तो उसको भाई कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार हो दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार। श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार। ठीक है, और इसमें एक जो किसान हैं तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। कंवल सिंह चौहान। कौन है, कंवल सिंह चौहान। तो कंवल सिंह चौहान को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने पिछले बार जो है हरियाणा साहित्य अकेडमी के पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से जो हमारी जो संस्कृत अकेडमी होती है, फिर पंजाबी अकेडमी होती है, उर्दू अकेडमी होती है, तो ये सारे ही अपने अवार्ड्स जो हैं घोषित करती हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि संस्कृत के अवार्ड भी मतलब नहीं पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी बुक है, कौन से राइटर है, अक्सर नहीं पूछे जाते, तो इसको हम कवर भी नहीं करेंगे। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो संस्कृत अकेडमी है, एक तो ये देख लेंगे कि इसके जो सचिव है कौन है, इसके निदेशक जो है वो कौन है, तो डॉक्टर दिनेश शास्त्री। डॉक्टर दिनेश शास्त्री, ये हमारी संस्कृत जो हरियाणा संस्कृत
जो एकेडमी है ना, संस्कृत साहित्य एकेडमी है, तो उसके जो ये निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री। दूसरी बात ये भी है भाई कि कम से कम 7-8 पुरस्कार देते हैं, तो ये पूछ लेंगे मिला जुला करके, जैसे कुछ उर्दू के उठा लेंगे और कुछ मतलब पंजाबी के उठा लिए, इनको मिक्स करके ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो पुरस्कार है वो किस एकेडमी से संबंधित है। तो संस्कृत का इतना आसान था कि मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, या तो संस्कृत वर्ड दे देंगे, या तो उस पुरस्कार में संस्कृत वर्ड जुड़ा हुआ है संस्कृत, या फिर आचार्य लिखा हुआ है आचार्य, तो आचार्य संस्कृत का वर्ड है, तो या फिर एक वर्ड जो है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र, तो ये 3 शब्द आप याद रख लेना। एक तो आप संस्कृत वर्ड को ढूंढ लेना, बेस में संस्कृत ही मिलेगा, और एक आप उसमें आचार्य वर्ड को ढूंढ लेना, और एक आप उसमें ढूंढना विश्वामित्र बस। उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये अवार्ड जो है ना ये संस्कृत एकेडमी के अवार्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे है भाई, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कि भाई लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज आपकी नॉलेज की परख नहीं है कि आप मतलब इंग्लिश आती है आपको तो आप बहुत ही विद्वान हो गए, और हिंदी आती है तो मतलब आप डफर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए कि भाई लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का सिर्फ साधन है। तो इसलिए जो अपनी हिंदी भाषा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए जो बीटेक में जो पढ़ाई होती है उसको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। भाई अपने हरियाणा से शुरुआत हो रही है 3 कॉलेजों से। कौन कौन से कॉलेज हैं चलिए देख लेते हैं। और ये भी कई बार क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी ही पूछ ली जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पर है। तो एक तो है गुरुजम्भेश्वर, तो ये कहां पर है, हिसार में, गुरुजम्भेश्वर हिसार में है भाई। ये कहां पे है, हिसार में। फिर आपकी ये जेसी बोस करी पड़ी थी फरीदाबाद में, जेसी बोस कहां पे है, फरीदाबाद में। और ये सर छोटूराम वाली कहां पर है भाई, सर छोटूराम, ये कहां पर है, मुरथल सोनीपत में। ठीक है, तो सर छोटूराम जो प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, और ये जो भाई जेसी बोस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, और ये गुरुजम्भेश्वर है, इन तीनों में ही आपको बीएड का कोर्स जो वो हिंदी में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल हो गया है। चलिए ये जो हरियाणा प्रदेश है वो टूर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है अपने यहाँ पर जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल हैं, तो उनको विकसित करने की योजना बना रहा है। तो कहाँ पर, तो ये आपने पढ़ा है महेंद्रगढ़ में जो डोसी की पहाड़ियां हैं, तो डोसी की पहाड़ियों के साथ साथ माधोगढ़ का किला भी है। और अब हरियाणा प्रदेश जो है हरियाणा सरकार चाह रही है कि वहां पे महल का भी निर्माण कर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जो टूरिस्ट है वो आ पाएंगे। ठीक है, इससे क्या टूरिज्म बढ़ेगा और इससे जो है सरकार को भी आमदनी होगी। और वहां पे क्या होता है कि जब कोई टूरिस्ट प्लेस होता है ना, तो आसपास की जो सारी इकोनॉमी है वो एक मतलब इस तरह से काम करती है कि वहां पे रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब छोटे मोटे दुकानदार है भाई, वहां पे काम करने वाले हैं, वहां पे जो है फूल बेचने वाले हैं, फ्रूट सेलर हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरी एक मतलब एक वो विकसित हो जाता है, इकोनॉमिक एक जो रोजगार का पूरा क्लस्टर तैयार हो जाता है। तो बस इसी उद्देश्य से कि सरकार को भी फायदा है और भाई जो स्थानीय लोग हैं उनको भी भाई बहुत लाभ होने वाला है। तो ये क्या है कि महेंद्रगढ़ की डोसी पर्वत है, और यहाँ पे जो डोसी पर्वत है महेंद्रगढ़ में भाई, ये महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियां, डोसी पहाड़ी। और यहाँ पे क्या है, माधोगढ़ का किला भी है, माधोगढ़ का किला भी है। तो यहाँ पे जो डोसी पहाड़ी है ना, यहाँ पे च्यवन ऋषि की तपस्या का स्थल माना जाता था। च्यवन ऋषि जो है ये तपस्वी थे, और ये डोसी की पहाड़ियों पर ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पर जो है तपस्या करते थे। तो बस इसके बारे में जो है इतना ही। चलिए भाई, हाल ही में हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन क्लब सोसाइटी पंचकूला को दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्या है, हरियाणा वाणी एवं श्रवण, हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी कहाँ पे ये सोसाइटी, तो ये सोसाइटी जो है ना वो पंचकुला में है, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है ये
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। देखो, वाणी जिनके पास जो बोल नहीं सकते हैं, श्रवण जो सुन नहीं सकते हैं, इसके अलावा भी जो दिव्यांग जन है, भैया जो कल्याण सोसाइटी है हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी कहाँ पे है, तो ये पंचकुला में है। और इसको सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में जो मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, तो उनकी श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में इनको जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगली स्कीम जो है अपनी वो है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना। भाई ये जो स्कीम है वो 1 नवंबर से 1 जनवरी से शुरू मानी जाएगी। 1 जनवरी 2021 से ये स्कीम जो है वो शुरू मानी जाएगी। और इसमें क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना है। देखिए जो हमारे यहाँ पे ESDM, एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। ESDM क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई इस क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उद्योग जो हैं, जैसे उद्योगपति जो होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। भाई जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो कचरा भी तो उत्पन्न करेंगे, और कचरा उत्पन्न करेंगे तो फिर उसके निपटान के लिए ये उनको प्रोत्साहन देने के लिए है भाई कि आप कचरे का उचित तरीके से क्या करेंगे, निपटान करेंगे, तो हम आपको जो है प्रोत्साहन राशि देंगे। मतलब भाई कचरे को इकट्ठा करेंगे, उसको परिवहन करेंगे, फिर उसको मतलब व्हीकल में डाल करके कहीं पर लेकर जाना है, फिर एक स्थल है, लैंड फिल है, जहां पे डाल के उसका अच्छे से निपटान करना है। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या खरीदनी पड़ेंगी, मशीनें भी खरीदनी पड़ेंगी। तो सरकार का ये कहना है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में, ये जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। भाई इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी उद्योग हैं और वो अपने अपशिष्ट का निपटान करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक भाई जैसे अपना मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरीके से भाई जो जिस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ई कचरा है, उसका निपटान करना है, तो आप क्या खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे। तो आपकी जो भी लागत आएगी, लेकिन लिमिट है उसकी 50 करोड़ तक। भाई 50 करोड़ तक आप जो भी मशीनरी लेंगे निपटाने के लिए, तो हम आपको आपकी लागत का 50% तक आपको सहायता राशि प्रदान कर देंगे। तो ये क्या होगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है हम, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या है, अनिवार्य करती ही है कि आपको अपनी जो है निपटान करना ही है, आपको अपने कचरे का निपटान करना ही है, आपके ऊपर ये लायबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसमें क्या होगा, उनकी सरकार उसको प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है, चलिए भी एक न्यूज ये भी है कि जो हरियाणा का शहीद हसन मेवाती जो मेडिकल कॉलेज है, ये कहां पर है, मेवात में ही है। शहीद हसन मेवाती जो है मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर जो है 100 बिस्तर का, 100 बेड का जो है कोविड क्रिटिकल जो ICU सेंटर है वो खोला गया है। भाई कोविड की सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो है वेंटिलेटर ही नहीं थे, बेड ही नहीं थे। ICU वाले जो बेड है, भाई कोई भी सिविल हॉस्पिटल उसमें 5 से 4 ICU तो रहते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं। अब हर किसी को ICU की जरूरत पड़ रही थी, तो बस इसी भविष्य की तैयारी करने के लिए हमने जो मेवात में क्या है 100 बेड वाला क्रिटिकल कोविड ICU सेंटर जो है वो खोला है। तो ये पूछा जाए कहां पर खोला गया है 100 बेड वाला जो ICU क्रिटिकल कोविड सेंटर, तो ये भाई आपके मेवात में हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, शहीद हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में। ठीक है, चलिए और एक जो करंट अफेयर है अपना, ये है हरियाणा अफ्रीका कनक्लेव सीरीज 1। हरियाणा अफ्रीका कनक्लेव सीरीज 1। देखिए भाई जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है वो क्या काम करता है, भाई विदेशों से भाई बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वो विदेशी सहयोग विभाग है। तो उसी के माध्यम से चंडीगढ़ में ये जो कनक्लेव है ये आयोजित की गई, कहां पे, चंडीगढ़ में।
भाई चंडीगढ़ में जो ये कॉन्क्लेव है, मीटिंग है, ये मीटिंग कहाँ पे हुई? ये मीटिंग जो है चंडीगढ़ में हुई। इसमें 12 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। इसके माध्यम से देखिए क्या करना चाह रहे हैं। देखिए भाई, वो हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, हम उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है एक दूसरे के जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं तो वो बढ़ेंगे। हरियाणा की एक अप्रोच है, गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से क्या करना है? हरियाणा को बदलना है। देखिए अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लाइन लिख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश जो है गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से, मतलब एक स्टेट होते हुए भी जो है विदेशों से क्या करता है? सहयोग करता है। वहां से आपको मान लीजिए अपने यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है तो आपको धनराशि चाहिएगी, तो आप जो है विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से उनको आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर क्या करिए? इन्वेस्ट करिए, हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, आपका बिजनेस करना यहाँ पर बहुत ही सरल हो जाएगा। इस तरीके से भाई, तो इसी यही कारण होता है कि हम विदेशों से क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। इससे हरियाणा प्रदेश का जो है जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बढ़ेगा। अभी हमने देखा ना, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत हम क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर जो है बेहतरीन गुणवत्ता के जो प्रोडक्ट हैं तो वो तैयार करेंगे और इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट करने में भी हमें लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब ये एक ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है, हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत। ये ऐप लॉन्च कर दिया गया भाई। कब किया गया है? 29 अक्टूबर को। देखिए ऐप की डेट जो है ना वो नहीं पूछी जाती। कोई बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है ना उसकी तो डेट पूछ ली जाएगी, बाकी ऐप की डेट नहीं पूछी जाती। हाँ, ये पूछ लिया जाएगा कि ये ऐप किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐप का क्या काम है, या फिर ऐप मतलब किससे संबंधित है, किस स्कीम से। जैसे इसमें तो समझ में आ ही जाएगा, हर खेत स्वस्थ खेत ऐप क्या है। इसमें किसान मिट्टी का नमूना लेगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन अभी इस ऐप में डाल देगा कि भाई मेरी मिट्टी का मतलब ये इसमें मिनरल्स है, ये नहीं है, तो वो आपको सारी जानकारी बता देगा कि इसमें कौन सी फसल का उत्पादन होना चाहिए, फिर आपको इन कमियों को दूर करने के लिए मतलब क्या करना चाहिए। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी मिट्टी से संबंधित है और उसको हेल्थी बनाने से संबंधित है। तो ये है आपका हर खेत स्वस्थ खेत ऐप। चलिए अब एक जो लास्ट न्यूज है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर की जूनियर महिला हॉकी ट्रॉफी जो है वो हरियाणा ने इसमें बाजी मार ली है। ये जो है 11वीं प्रतियोगिता थी भाई, राष्ट्रीय स्तर की जूनियर हॉकी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी ट्रॉफी, हॉकी की जो ट्रॉफी है अपनी उसमें हरियाणा ने बाजी मार ली है। और ये किसको हरा के मारी है? झारखंड को। भाई झारखंड में आयोजित हुई थी और झारखंड में ये 11वीं थी। 11वीं राष्ट्रीय स्तर की जो जूनियर महिला हॉकी ट्रॉफी है वो हरियाणा के हिस्से में आई है। कहां पे आयोजित हुई थी? तो झारखंड में। झारखंड की टीम को हरा करके हमने ये बाजी अपने नाम कर ली है। तो चलिए ये करंट अफेयर आपके यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद। Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. Download Kushmanda IAS HCS Academy app. Visit करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। तो ज्वाइन Kushmanda IAS HCS Academy, 100% success in all government exam.